नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान हैं सुमित सर, एक नए मेहमान आए हैं अंकित और पुण्येंदु जी। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हम सर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। कल हम कर नहीं पाए थे चर्चा क्योंकि इस समय रिजल्ट आया नहीं था। अब रिजल्ट आ चुका है और बगावत की बिगुल भी फूंक चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार बहुत अल्पमत में है, जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार के पास समर्थन नहीं है। हालांकि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि नैया पार लगाई जाएगी। सवाल ये है कि 35 का आंकड़ा था, आपके पास 43 सांसद विधायक थे, उसके बाद भी आप हार जाते हैं और मुख्यमंत्री ये बोलता है कि यार 40 हैं, अगर 40 में वोट दिया तो 40 मिल जाएंगे। ये किस तरीके का मैनेजमेंट है आपका? मतलब कहानी के अंदर कई सारी कहानियां हैं अश्विन। वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि बाहरी उम्मीदवार आए, चाहे वो सुक्खू हों, चाहे वो प्रतिमा सिंह हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो। आनंद शर्मा अपना नाम चाह रहे थे, प्रतिमा सिंह अपना नाम चाह रही थी और सुक्खू साहब चाह रहे थे कि भाई इन दोनों को ना मिले, मेरे किसी आदमी को मिले। तो ये कांग्रेस के अंदर ये बात थी कि बाहरी आदमी को नहीं आना चाहिए और बाहरी अगर कोई आए तो सिर्फ सोनिया गांधी आए। तो जब सोनिया गांधी को राजस्थान शिफ्ट किया गया कि आप शिफ्ट किया गया, मतलब राजस्थान से दिया गया कि आपको वहाँ से जाना है और हिमाचल नहीं दिया गया, जबकि हिमाचल श्योर शॉट था। वही जो आपने आंकड़े बताया, 68 में से 35 सही है, आपके पास 43 थे और 35 पे एक विधायक चुनकर आया था और एक ही सीट थी वहाँ पर, आपकी सरकार है। लेकिन जब सोनिया गांधी चली गई राजस्थान, तभी बीजेपी ने भांप लिया कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है और बीजेपी ने वहाँ से अपना काम शुरू किया कि भले हमारे 25 से हमारे 9 कम हैं, उनके पास 43, उनके पास 9 ज़्यादा हैं, हम इसको पलट सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। बीजेपी की 17-18 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। जयराम ठाकुर आए। जयराम ठाकुर ने ये फीडबैक दिया, जेपी नड्डा के पास ये फीडबैक था क्योंकि हिमाचल से है वो, कि ये काम वहाँ हो सकता है, हर्ष महाजन को चुनाव जिताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोग, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिमा सिंह, आनंद शर्मा के नाराज़ हैं। इनके एक एक विधायक को भी अगर हम टैप कर लेंगे तो हम बड़ी आसानी से 6-7 विधायक को मैनेज कर सकते हैं और 3 इंडिपेंडेंट तो हो ही जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए सौदान सिंह को लगाया। बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह जी, वो पहाड़ों की राजनीति के महारथी हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जिंदगी भर उन्होंने उसी इलाके में काम किया संघ में रहते हुए। तो उनको इस काम में लगाया गया कि आप वहाँ रहिए अगले 7-8-10 दिन और आप इस पारी को पलटिए। तभी आप देखिए, कल फोटो आई थी रात को, सौदान सिंह वाकई हर्ष महाजन गुलदस्ता देने उनके पास गए थे। हाँ, वही मिलने गए सौदान सिंह के पास। तो दरअसल सौदान सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सौदान सिंह। उसके बाद 17-18 तारीख की दोनों दिन की बैठकों के बाद दिल्ली में देर रात तक अमित शाह, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, सौदान सिंह की मीटिंग्स हुई। स्ट्रेटजी बनी, कौन कौन से कमज़ोर विकेट हैं जिनको टैप कर सकते हैं। ये बात वहाँ भी चली गई। हर्ष महाजन जी का मदद ली गई। हर्ष महाजन पुराने कांग्रेसी हैं, वीरभद्र सिंह के बहुत क्लोज रहे हैं, गुरु मानते हैं उनको अपना। उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, वो भाजपा में आ चुके थे, इसीलिए हर्ष महाजन को टिकट दिया था। हर्ष महाजन ने उसका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों को कांग्रेस खेमे के पुराने आदमी जिनको जानते हैं उनको अपने साथ मिलाया, उनकी बात कराई, उनको आश्वासन दिया कि नई सरकार में आपको, नए वक्त में आपको जो भी काम आपके अटके हुए हैं, क्योंकि जो लोग नाराज़ हैं ना, उनकी नाराज़गी क्या है, हमारा कोई आदमी का अपॉइंटमेंट हम नहीं करा पाए। यही विक्रमादित्य आज जो पीसी की, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मॉल रोड पे मेरे पिताजी राजा वीरभद्र सिंह की, जो 6 बार के सीएम है, उनकी मूर्ति लगनी है। उस मूर्ति के लिए 2 गज जमीन मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है। अपनी कैबिनेट में अपने मुख्यमंत्री के लिए अपना मंत्री ये बात कह रहा है कि हमारे जो लिटरली, हालांकि ये वो एक अलग कहानी है कि जीवन भर वीरभद्र सिंह की और सुक्खू साहब की नहीं पटी है, उन्होंने उनको दबा के रखा। तो आज जब इनको मौका मिला तो इनको जवाब दे रहे हैं, तो आज विक्रमादित्य को मौका मिला तो उन्होंने सरकार को फंसा दिया। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त खेमेबाजी थी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का फेलियर है ये। सुक्खू साहब का तो फेलियर है ही है, उनको तो तुरंत मॉरली इस्तीफा कल रात को दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कहते हैं मैं शुचिता की और ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, मैं पैसा नहीं खाता हूँ। तो शुचिता के नाम पर कल शाम को उनको अपना ऑफर तो कर ही देना चाहिए था, वो अलग बात है। पर प्रियंका गांधी ने चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि हम जिताकर लेकर आए हैं। तो अगर आज सरकार डामाडोल है तो प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, राजीव शुक्ला उनके भरोसेमंद वहाँ मौजूद है, क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और उनको आगे आगे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब लीडरशिप ही, मतलब आप बीजेपी को 100 गालियां दे दें, बीजेपी को 100 गालियां दे दें, गांधी परिवार को देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खड़गे साहब प्रेसिडेंट हैं, क्या कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं वो क्या कर रहे हैं, और सुमित सर जो बता रहे हैं ना, ये तो अभी ऑपरेशन जो है ये राज्यसभा कैसे हुआ, लेकिन ये जो बिसात बिछी हुई है आपस में लड़ाई की, ये तब से बिछी है जब से मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को बनाया गया।
कांग्रेस की लीडरशिप का फेलियर आपको इस बात से दिखाई पड़ता है कि सुक्खू साहब को और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को, दोनों को एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठाकर आपने सबसे प्रमुख पद दे दिया। उसके बाद जो अभी जो 6 विधायक हैं उसमें से एक जो विधायक है रावल जो है, इन्होंने हराया पीके धूमल को। उम्मीद थी भाई पूर्व मुख्यमंत्री को हरा कर आए हैं, कम से कम मंत्री तो बनाया जाएगा, क्योंकि सुक्खू खेमे के नहीं है, इनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। तो एक था कि आपने शुरुआत से ही इस तरीके से एक खेमे को दूसरे खेमे में, और कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये करती आई है, पर ये सब अब तब चल जाता है जब आप सत्ता में होते हो। जब आप खुद ही इतनी ताकत में नहीं हो, आप अनश्योर हो, आप एक्सेसिबल नहीं हो, तो बहुत मुश्किल होता है, नीचे नीचे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब जैसे सर कह रहे थे, एक टीम में 40 खिलाड़ी हैं, उसमें से अपने आप को हटा दो तो आपको 39 लोगों को मैनेज करना है। अगर इतने छोटे से राज्य में एक मुख्यमंत्री वो नहीं कर पा रहा और आके बयान दे रहा है कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस शिमला से लेकर लोगों को लेकर चले गई, तुम्हारे पास पुलिस है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इससे ज्यादा बेबस मुख्यमंत्री को मतलब पद पे बने। अब सच में कांग्रेस की हालत ये है, या सुक्खू को बचा लो या सरकार बचा लो। हाँ मतलब, और ये एक बात और कि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों पर सिर्फ एक बैरिकेड लगाना पड़ता है, गाड़ी रुक जाती है। आप जाम कैसे देखते हैं कि भाई दूसरा रास्ता ही नहीं कोई, आपको सिर्फ रास्ते रोकने थे। आप हिमाचल की राज्य में आके हरियाणा की पुलिस कैसे लेके जा सकती है, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है, हेलीकॉप्टर से वापस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ये कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को वहां ना होकर के जो आज भेजा है, अगर पहले भेज देते तो शायद ये नौबत नहीं आती है। कांग्रेस की दिक्कत ये है, उन्हें हर राज्य में अब डीके शिव कुमार चाहिए, और इनके पास फिलहाल है एक ही डीके शिव कुमार। वो अपने राज्य में भी जिताएं और उसके बाद दूसरे राज्यों में सरकार मैनेज करे। बल्कि मैं तो कल एक ये जोक चल रहा था सुमित सर कि अगर डीके शिव कुमार सरकार बचा ले जाते हैं कांग्रेस की वहां पर, तो मुख्यमंत्री वो डिजर्व करते हैं बनना हिमाचल का, डेप्यूटी सीएम बने रहे कर्नाटका के, क्योंकि कम से कम अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बूते तो सरकार नहीं चल पाएगी। क्योंकि एक जो अविश्वास है, और सीरियस नोट, ये जो अविश्वास है, अभी मान लीजिए आप मैनेज कर लेते हैं, मान लीजिए कि उसमें से विधायक वापस आ जाते हैं, क्योंकि अभी संख्या बल एंटी डिफेक्शन लॉ है, संख्या बल आपको और चाहिए होगा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे अब बजट सेशन में उन्होंने पारित करा लिया, 6 महीने तक अभी लोग लेकर नहीं आ पाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन कब तक 5 साल पूरे कर पाएगी सरकार? नहीं कर पाएगी। आप मुख्यमंत्री आज बदल दीजिए। सुक्खू ऐसा नहीं है कि भाई वो उन्हें बनाने का कुछ कारण था कि उस समय विधायक उनके पास समर्थन में थे। अब 40 में से अगर 20-20 के खेमे विधायक बढ़ जाएंगे तो किसी को भी बना दीजिए, आपको ये अनटिल एंड अनलेस आप जो सेंट्रल लीडरशिप है, चीज़ों को मैनेज करने के लिए सरकार के पास क्या ऑप्शन होते हैं? किसी को पद देना होता है, किसी के काम कराना होता है। अगर आप वो ही नहीं करा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको मैनेजमेंट में विफल हो रहे हैं। और जनता के लिए देखिए कितनी मखौल की बात है कि जिनको चुन के भेजा और अच्छे खासे 35 चाहिए, आपको 5 एक्स्ट्रा दिए, 40 आपको विधायक दिए, उसके बाद भी अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपका समय इन्हीं सब चीजों में जा रहा है, तो जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि इन पर विश्वास क्यों किया जाए। और एक सवाल मैं आप तीनों से पूछूंगा। एक सवाल हम जब भी देखते हैं, कांग्रेस जब भी हारती है राज्यसभा में, तब यही सवाल उठाया जाता है कि बाहरी माकन साहब का हरियाणा के इलेक्शन सबको पता है, तब ये कहा गया हुड्डा साहब ने कि बाहरी ले आए थे इसलिए हार गए। आज ये मनोज सिंह भी हार गए, बाहरी उम्मीदवार थे। भाई भाजपा भी तो एमपी में जाके मुरुगन साहब को एमपी चुनाव जितवाया, वो बाहरी नहीं थे, उनको वोट देती है। ये बाहरी का कार्ड सिर्फ कांग्रेस के लिए खेला जाता है? ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब वो सवाल है आपका, डिफर करता हूँ मैं। सोनिया गांधी है ना बाहरी, जीत गई। अजय माकन इस बार जीत गए ना कर्नाटक से, तो वो सवाल नहीं है। वो जब हार जाते हैं तब बाहरी की बात आती है। देखिए, जब आपको ना अब नब्ज पता होनी चाहिए। अगर आपका सीएम आके दिल्ली में ये फीडबैक दे रहा है कि बाहर के आदमी को देंगे तो हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ये सीरियस फीडबैक है। उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं इस फीडबैक के बावजूद भी, तो किसकी गलती है ये? इसीलिए कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और बगल में सुक्खू साहब बैठे हुए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कम से कम 2 बार देखा। एक तो कल देखा, फिर रात को देखा। सुक्खू साहब ऐसे बैठे हुए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे फर्क ही नहीं पड़ा मुझे कि भाई मैंने तो बता दिया था कि मैच हारने वाले हैं, मेरा काम खत्म हो गया। अगर आप मैच हार गए तो भाई आपका जो प्लेयर था वो ठीक से नहीं खेला, मैं तो अपना काम कराया था। तो वो उनका पूरा भाव ही वही था। उस पूरी प्रेस, कहीं पैनिक नहीं था, कहीं चिंता नहीं थी, कहीं शर्म नहीं थी कि भाई हमारे राज्य में हार गए। उनका बिल्कुल अलग से बॉडी लैंग्वेज है। तो मुझे उसको देखने के बाद किसी ने मुझे कहा, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी वरिष्ठ पत्रकार ने, कि शायद सुक्खू ये साहब मान के चल रहे थे कि ये जो टूट के जा रहे हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप। रानी के लोग हैं, मुकेश अग्निहोत्री के लोग हैं, विक्रमादित्य के लोग हैं, और ये जब एक्सपोज हो जाएंगे तो जब ये चुनाव में जीत जाऊंगा, उनको ये उम्मीद थी कि जीत जाएगा उनका उम्मीदवार, तो मैं इन सबको एंटी डिफेक्शन में पार्टी से बाहर निकलवा दूंगा। बूमरैंग कर गया।
ना हार गए, और जो मतलब हट तो वहाँ होगी, जो पर्ची निकली उस पर्ची में भी अभिषेक मनु सिंघवी की किस्मत खराब निकली। उनका नाम निकल आया, जबकि नहीं निकलना चाहिए था। अपने हाथ से खुद अपना नाम लिया और हारे। अश्विन जो सवाल उठा रहे थे कि ये सारी चीज़ें, तो जब सेंट्रल लीडरशिप जब स्ट्रांग होती है ना, तो गुटबाजी फायदे का सौदा साबित होती है। जैसे अंकित भी कह रहे थे कि गुटबाजी ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप हमेशा चाहती थी कि किसी राज्य में एक गुट का इतना मजबूत ना हो जाए कि वो उनको टक्कर देने लगे, तो वो हर राज्य में वो कम से कम 2 गुट रखते थे। लेकिन तब उस समय इंदिरा गांधी का ज़माना था, और वो इतनी पावरफुल थी कि दोनों गुट जान लगा करके मेहनत करके ज़्यादा अपने कोटे की ज़्यादा सीटें जिताने की कोशिश करते थे। अभी क्या हाल अभी हाल होता है कि वो खुद के कोटे की सीटों के बजाय दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग इसको हम कहते हैं। पर मुझे लगता है कि ये एक कारण ये आपको बताता है कि जब सत्ता में आप होते हैं तो उसका भी राज्यसभा चुनाव का एक बड़ा सीधा फंडा है। अगर आपकी सरकार वहाँ पर है तो आप ये मान के ही चलते हैं कि वहाँ से तो आपका आएगा ही आएगा। जैसे जब हरियाणा की बात हो रही थी, हरियाणा में उस समय सरकार नहीं थी, तो एक भाई था कि विधायक मानेंगे नहीं मानेंगे, सरकार के पास तमाम तरह के लुभाने के लिए भी तरीके होते हैं, जैसे कैरेट एंड स्टिक दोनों तरीके होते हैं, और वो आप उसे कर लेते हैं, जो डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में करके दिखाया कि एक वोट फालतू और ले आए बीजेपी का अपने कैंडिडेट के लिए। जो अजय माकन पिछली बार आ रहे थे, उनको एक फालतू वोट दिलवाया उन्होंने इस बार। तो अगर वहां पर मुख्यमंत्री जो है, चाहे वो कुछ भी फीडबैक देकर आए, उसके बाद भी अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं बनता कि वो कंटिन्यू करें। और ये लीडरशिप के लिए भी, कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जाएं, 10 दिन बाद जाएं, उनको चुनना होगा कि वो सरकार चाहते हैं वहां पर या सुखविंदर सिंह सुक्खू को चाहते हैं। ये बड़ा सीधा सीधा एक प्रश्न बन के अब उनके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, वही वाली बात है कि एक डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहे हैं। कांग्रेस की ये जो विफलताएं, खामियां पिछले 7-8 सालों से लगातार एक्सपोज हो रही हैं और देखी जा रही हैं। इस बीच में हम ये ना भूलें, नैतिकता के तौर पर हर्ष महाजन का भी एक इंटरव्यू हम लोग सुन रहे थे। हर्ष महाजन जो भी वहां से राज्यसभा जीते हैं, इतने खुले होके आराम से कह रहे हैं 10 और आने वाले हैं, सरकार गिरने वाली है। एक जमाना था जब इन बातों पर लोग अपनी जो बोहें थे उसे मतलब देखे थे कि देखिए किस तरीके की ये बातें हो रही है, जो पॉलिटिकल मोरालिटी, सुचिता, इन सब की जो बातें होती हैं, वो बिल्कुल एक वोट अटल बिहारी लिया नहीं, सरकार गिर गई। उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसे वोट को या ऐसी राजनीति को करना जो है वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन वक्त बदल गया है। तो आप एक तरफ जिसको मास्टर स्ट्रोक अब कहा जा रहा है, वो कहिए अगर सही मायने में कहा जाए, मान लीजिए बीजेपी वहां सरकार बनाती है, तो चुनाव हारे या जीते सरकार बीजेपी की बनने वाली है। अब आप सोचिए कि मैं एक वोटर हूं, मैंने आपको वोट दिया, आप कांग्रेस के टिकट पर आप वोट मांगने आए थे, मैंने आपको आपके नाम पर, कांग्रेस के नाम पर आपको वोट दे दिया, और चंद दिनों बाद आप बैठ के बीजेपी के साथ जाके, तो क्या ये मैंडेट का, जिस मैंडेट की दुहाई लेकर सुक्खू साहब कह रहे हैं या जो भी कोई बात कर रहा है, कि उस मैंडेट का अपमान नहीं है? भाई उनको तो हक नहीं था ना सरकार में आने का, लेकिन सत्ता में अब जब तक आपको कोई पद मिल जाए, आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको रेलेवेंट रखे, वो सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई पड़ती है। ये दुर्भाग्य जरूर है, लेकिन ये अभी की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की एक्सेप्टेबल ट्रूथ है। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू नॉर्मल है, ये जो आप मास्टर स्ट्रेटजी, जो एक ज़माने में नैतिकता के आधार पे, कि वो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रसिद्ध भाषण है कि चिमटे से भी नहीं मैं टच करूंगा, एक वोट से हार गया वो। तो अभी ये जो हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है, न्यू नॉर्मल से, ये सब चीज़ें अब आम मानने लगी। आपने बताया हर्ष महाजन बड़े आराम से वो इंटरव्यू दे रहे थे। मुझे एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है इसमें एक फैक्टर ये भी है, हम लोग वैसे नेताओं को कितनी भी गाली देते हैं, लेकिन उसके लिए वोटर खुद भी जिम्मेदार है। जब तक आप जिसको आपने वोट दिया उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगाएंगे, यानी कि अगर उसे पता हो कि मैं आज बीजेपी के टिकट पे जीत के आया हूं, कल कांग्रेस में चला जाऊंगा तो वोटर मुझे हरा देगा, ऐसा हमें दिख कम रहा है। मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, सबके सब चले गए वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद, उपचुनाव हुए, सब जीत के वापस आ गए। मुझे लगता है शायद यही कॉन्फिडेंस देता है कि इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उनके काम होते रहे। तो जनता का भी एक ट्रांजैक्शनल वोटर वाला जो एक स्वभाव बन गया है कि हमारा काम हो रहा है तो ठीक है, तुम किसी भी पार्टी से रहो, अपना काम होता रहना चाहिए। मैं एक किस्सा बताता हूँ इसी से जुड़ा हुआ। मेरा बेटा क्लास 10th में पढ़ता है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर इनफैक्ट 2 साल पहले की बात, 8th में थे वो लोग, ग्रुप स्टडी कर रहे थे। मेरे घर में उसके बैचमेट्स 4-5 बच्चे आए हुए थे। एक बच्चा उनमें से बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव था, 8th क्लास में, आज भी है वो, मेरे दोस्त का बेटा है। और वो किसी पे कहीं ऑपरेशन लोटस चला था, वो खबरें आ रही थी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसने मुझे ओवरहर्ड किया। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, मेरे घर की बात है ये। तो ये आई थिंक मध्य प्रदेश की बात थी ये सिंधिया वाली। तो उसने मुझे बोला कि अंकल बाद में भी इलेक्शन जब भी होगा ना, तो चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो बीजेपी की बनती है,
ये 8th क्लास का बच्चा इस सुनने के बाद ये 2 साल पहले मुझे कह रहा है, 8th क्लास मतलब कितना, 13 साल 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, जो कह रहा है कि सब चुनाव किसी के भी हो, सरकार तो बीजेपी की बनती है, कोई भी जीते लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये जो, जैसे आपने बहुत अच्छी बात उठाई अंकित ने, कि जो पहले हम ऐसा कहने में शर्माते थे ना, कि संकोच होता था, शर्माते थे, या हमको लगता था कि हम लूट रहे हैं, हम लुटेरे हैं, इस तरह की बात करने वाले, अब इसमें प्राउड फील होता है। जो न्यू नॉर्मल आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि हाँ मैंने तोड़ दिया, हम तो तोड़ देते हैं, हम तो कर देंगे ऐसा। ये समाज में जो बदलाव आया ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र इससे कभी भी चेरिश नहीं करेगा। इससे लोकतंत्र जो है वो ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, चाहे कोई भी बना रहा हो। जैसे जो डीके शिव कुमार ने किया, एक को तोड़ लाए, वो कोई प्राउड की बात नहीं है उनके लिए, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं था। जैसे नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया बिहार में कि भाई यहाँ मत खड़ा करिए तो एक्स्ट्रा आदमी, हमारे बिहार में ये कल्चर नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया बीजेपी को कि भाई हमारे एक जिसका जो कोटा है उसको जीतने दीजिए, नाटक मत करिए। तो वो मान भी गए, हुआ भी ऐसा। तो ये राज्यसभा थी भी इसीलिए, राज्यसभा का कंस्ट्रक्शन ही इसीलिए है लोकसभा में, विधान संसद में हुआ कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आएंगे, इन जो पॉलिसीज़ पे बात करेंगे, जो जिनके लिए, जिनकी वजह से संसद में डिबेट्स जाने जाएंगे। और अब देखिए, मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि किसके लोग राज्यसभा में, जब ये सब हुआ था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये इसको आप चेंबर ऑफ माफ कीजिएगा, चेंबर ऑफ स्टेट्स के तौर पे देखिए कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इसमें इस तरीके से होगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो बाहरी वाली जो बात होती है, आपको पता है कि मैं शायद साल में थोड़ा कंफ्यूज हूँगा, 77 या 91, एक बार हमें देखना पड़ेगा साल कौन सा है, उस तक राज्यसभा के अंदर कोई भी जो डोमिसाइल का क्लॉज था, वो क्लॉज हुआ करता था कि अगर आप उस राज्य के वासी नहीं है, डोमिसाइल आपके पास नहीं है, तो आप राज्यसभा के लिए खड़े नहीं हो सकते। सर्वमत से हर पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार थी तब, बीजेपी विपक्ष में थी, सर्वमत से पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको पार्लियामेंट के अंदर पारित करके संशोधन किया कि डोमिसाइल खत्म कर दीजिए। क्यों खत्म कर दीजिए? क्योंकि जब जो कहा जाता है कि ये देखिए, ये तो पैसे वाले बिजनेसमैन है, धन्ना सेठ हैं, फलाने लोग हैं, ये कहीं पर भी जाके खड़े हो जाते हैं, तो उसका कारण ये था कि आपको इजी एक्सेस जो है इस तरह के लोगों को मिल जाए, आप किसी भी स्टेट से जाके बन जाएंगे। डोमिसाइल का मतलब ये था कि भाई आप उसी राज्य से आएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है अपर हाउस में वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। आपने उसे बदल दिया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही चाहती थी कि इस तरीके की चीजें हों, आपने उन्हें बढ़ावा दिया एक पूरा संशोधन करने के बाद, और उसका अब जिसके हाथ में सत्ता होती है वो उसे कहता है कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, और जिसके हाथ में नहीं होती वो स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है। आप बोलो कुछ। और नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन, माल्या साहब भी राज्यसभा के सदस्य थे, और बहुत कई चर्चित चुनाव हुए, तमाम बिजनेसमैन, और कुछ पार्टियों का तो फंडिंग का एक सोर्स भी रहा है, हालांकि उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है। लेकिन किंग महिंद्रा लेकिन थे, और ये पारस वाले, नोएडा वाले सुरेंद्र नागर हैं, कहाँ से सुमित सेठ को देख लीजिए, जो अभी संजय सेठ जो आए हैं, हाँ, मतलब समाजवादी पार्टी से भी रहे, अब बीजेपी से भी रहे। चंद्रा साहब थे, परिमल साहब हैं वहाँ से आंध्र प्रदेश से, जो रिलायंस जया बच्चन, तो बहुत लोग जया बच्चन का इसमें से क्या मतलब है? ये- बंगाली है, भोपाल में बली बड़ी बंगाली है, लेकिन आपने जो उठाया, इससे मैं जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहू है भाई। नहीं, पर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो सब ठीक है, राज्यसभा को कई तौर पर देखा जाता है कि एक मैसेजिंग के तौर भी राज्यसभा के कैंडिडेट चुने जाते हैं। जैसे बीजेपी ने यूपी के अंदर काफी सारे लोगों को जिस तरह से टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक नेता के तौर पर, दलित नेता के तौर पर कोशिश की कि एक मैसेज दे पाए। ये क्या ऑपोजिशन के जो नेता हैं या पार्टीज हैं, वो क्या बीजेपी को देखकर भी सीख नहीं पा रही हैं, या उनकी मजबूरियां ऐसी हैं कि आप जया बच्चन, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड मतलब एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, उत्तर प्रदेश में अगर वो समाजवादी पार्टी की बनती हैं एमपी राज्यसभा से, तो क्या उनके आने से 15 वोट भी समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ते हैं? तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको भी एज अ पॉलिटिकल टूल अब बीजेपी अगर इस्तेमाल कर रही है, तो आप उसमें पीछे क्यों रह रहे हैं? मतलब मेरे ख्याल से तो समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे तो बेहतर होगा, लेकिन आपस में फैमिली के इक्वेशंस ऐसे रहे हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार और अमिताभ बच्चन के परिवार के बीच में कि उसको आप इनकार नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 6 बार की 6th टर्म होगा उनका ये, अब उनका ये 6th टर्म होगा। लेकिन एक चीज़ है, आप जया जी की वजह से समाजवादी पार्टी को कितना भला होगा वोटिंग पॉइंट, वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता, बट शी इज़ अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर, शी इज़ प्रेजेंट इन द हाउस ऑलमोस्ट। उनकी अटेंडेंस भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम होगी जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की अटेंडेंस होती है, और वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, सवाल पूछती हैं,
डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं और अच्छा बोलती हैं, होमवर्क करके आती हैं, तो ये उनके साथ एक बड़ा प्लस है। कई सेलिब्रिटी लोकसभा एमपी से ज्यादा उनकी अटेंडेंस होगी। सुमित सर ने वो बात बोल दी, मैं भी वही कहना चाह रहा था कि मुलायम सिंह परिवार इस चीज़ के लिए फेमस रहा है पॉलिटिक्स में कि अगर उनकी किसी से दोस्ती है तो उसको निभाते हैं, भले ही उसका वो वोट में कन्वर्ट हो या नहीं हो, क्योंकि जैसे उनकी सरकार भी आती थी तो ऐसे ऐसे लोगों को वो कहीं सदस्य बना देते थे किसी आयोग का या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात आपने 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 ये कहा जो कि ये राज्यसभा को जैसे बीजेपी जिस तरह से टिकट दे रही है, और सुमित सर भी पहले ये कह रहे थे कि एक समय पे था कि राज्यसभा में ऐसे लोग आए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पॉलिसी को समझते हैं, वो करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो चेंज आया है। देखिए मोदी जी कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि क्या करने से क्या होगा। पद्म पुरस्कारों में भी देखिए किस तरह की चीज़ें चेंज हुई हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दे रहे हैं बहुत ही लो प्रोफाइल है, चप्पल पहन के चलने वाले, और वो भुना रहे हैं उसको कि भाई हम जमीन। वैसे ही राज्यसभा मैं तो एक ऐसे राज्यसभा सदस्य मिला था अभी पिछले साल जो एक आरबीआई के नॉर्मल एम्प्लॉय थे, दलित कम्युनिटी से आते हैं राजस्थान के, तो वो अपनी जो शेड्यूल कास्ट का जो एम्प्लॉय एसोसिएशन था उस तरह की वो पॉलिटिक्स किया करते थे। कह रहे थे मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर रिश्ता नहीं था। वो कह रहे थे मेरे पास कॉल आई कि आपको राज्यसभा का वो बनना है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं जो बिल्कुल लो प्रोफाइल से उठा के उनको राज्यसभा सांसद और उसको वो लोकसभा में बुलाते हैं उन चीजों को। अब मैं ये तो विपक्ष को भी मुझे लगता बड़ा है इंटरेस्टिंग होगा समझने के लिए कि अब हिमाचल में जो हो रहा है, क्योंकि खबर आज की सबसे बड़ी वही, तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके के हालात हैं लोकसभा के लिए कांग्रेस को हथियार डाल देने चाहिए, या स्ट्रैटेजी में क्या ऐसा बदलाव करें कि अभी भी रेलेवेंट रहेंगे वहाँ? देखिए 2-3 चीज़ें मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि लेट्स कमिंग बैक टू हिमाचल पे आना चाहिए हमको। इंटेलेक्चुअल डिबेट बहुत हो गया, पब्लिक को रिजल्ट सुनने में मज़ा आता है। सुक्खू के बदले कौन, सबसे बड़ा सवाल। अगर सुक्खू को चेंज करेंगे तो वो चेहरा कौन होगा? वो विक्रमादित्य जो की उम्र अभी 30-32 साल के आसपास है, बिल्कुल यंग है, या प्रतिमा सिंह जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो अब बहुत एक्टिव भी नहीं है, या आनंद शर्मा जो G23 बनाने में जिनका रोल रहा, जो राहुल गांधी के खिलाफ मुखालफत में बना, या मुकेश अग्निहोत्री जो इनको डिप्टी सीएम बनाया गया, जो कि कभी वीरभद्र खेमे में हो जाते हैं, कभी सुक्खू खेमे में हो जाते हैं, कभी किस खेमे में उनको पता नहीं चलता है। वो परफेक्ट पॉलिटिशियन है उस जगह के। तो 2 चीज़ें, पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर कांग्रेस को सीरियसली विचार करना चाहिए, और अब जो मुख्यमंत्री बदले, अगर बदलने वाली है तो लोकसभा को ध्यान में रख के बदले कि वहाँ की 4 सीटें हैं। बिल्कुल। तो वो चारों सीटें कांग्रेस के खाते में कौन दिला सकता है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहाड़ी राज्य है, सेना का बड़ा असर रहता है, अग्निवीर की वजह से चुनाव जीते हैं ये लोग वहाँ पर। ओपीएस और अग्निवीर 2 बड़े वजह रहे। इसको कौन कैपिटलाइज कर सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए लीडरशिप चेंज में। और दूसरी चीज़, दिल्ली का जो प्रभारी वहाँ बैठ रहे हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। तो माननीय राजीव शुक्ला जी जिन्होंने जिम्मेदारी ली कि हमने चुनाव जिता दिया है विधानसभा का, वो 2 दिन से कैमरे के सामने नहीं आए हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी में कहाँ है वो, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो तो मीडिया के आदमी हैं, प्रवक्ता रहे हैं, पैनलिस्ट रहे हैं, तो राजीव शुक्ला जी को तो पहले आना चाहिए। तो राजीव शुक्ला और सुक्खू साहब का इस्तीफा तो तुरंत होना चाहिए, मॉरली नैतिकता के आधार पर। और फिर उसके बाद खड़गे साहब चाहें और प्रियंका गांधी चाहें कि नहीं आप बने रहिए तो अलग बात है, पर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ बोलना चाहेंगे? ये कहना है कि जैसे सर ने कहा कि वो जरूरी अब ये होगा कि आपका लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक हार हुई, अगर आप उसी हार को लेकर बैठे रहेंगे तो आपके लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो जाएंगे। 6 विधायक, 4 उसमें से हमीरपुर के, एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपके पास 4 विधायक हैं जो आपके बागी हैं। अगर आपको वहां फाइट भी पुटअप करनी है तो आप कैसे करेंगे उस फाइट को? तो क्या वो लोग वापस आएंगे? अगर वो नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए अगर आपके यहाँ से कोई जाता है, मान लीजिए बीजेपी कहती है हम 10 विधायकों को ले लेंगे, तो बीजेपी के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। उनके खुद के वहां पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के पुराने नेता हैं, उनके भी फ्यूचर के ऊपर सवाल आ जाता है। तो अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, उन्हें सबसे पहली चीज और आखिरी चीज यही सोचनी होगी कि 4 लोकसभा सीटों के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमीरपुर से अगर 4 विधायक आपके वहां पे नाराज बैठे हैं तो हम उस लोकसभा का होगा क्या? और एक प्रेस्टीज लोकसभा है। तो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है, पहला एक्शन, जिम्मेदारी फिक्स कीजिए टॉप से लेकर बॉटम तक, मुख्यमंत्री इंक्लूडेड, और उसके बाद लोकसभा के लिए एक्शन लीजिए। उसके अलावा कोई बचने की जगह बची नहीं है। तो बस उम्मीद यही है कि सरकार बच जाए, जैसा हम लोग सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। और हम इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जो टूट है, जो हर राज्य में टूट रहा है, वो ये यहाँ पे टूट ना देखें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए टूट सही दिशा में कदम नहीं मान सकते हम लोग। वहां के वोटर्स को तय करना है कि उनके साथ सही गलत क्या हो रहा है।
तो इसी नोट पे आज खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।